नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए पर्यावरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण के ये क्वेश्चन वन लाइनर होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले होंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। कम समय में ज़्यादा तैयारी हो सके इसलिए वन लाइनर लिया गया है। आप PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, एक बार वीडियो पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा आप लोगों को, उसके बाद PDF पढ़ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पर्यावरण की प्रमुखता कितने घटक होते हैं। देखिए प्रमुखता से है ना, पर्यावरण में कितने घटक होते हैं, तो पर्यावरण में 3 घटक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो भौतिक या फिर अजैविक बोला जाता है, जिसको भौतिक को ही अजैविक बोला जाता है, और जैविक और ऊर्जा संघटक है ना। तो ये 3 होते हैं। ठीक है, जैविक, अजैविक और आपके संघटक, ये 3 होते हैं पर्यावरण के प्रमुखता से घटक है ना। आगे देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी। तो देखिए आदि मानव के बारे में पूछा गया है यहाँ पर, किस प्रकार की भूमिका थी कार्यात्मकता में, तो पाता तथा दाता है ना, रिसीवर तथा कंट्रीब्यूटर था है ना। पाता और दाता था। आदि मानव कैसा था, तो जो पाता था ले लेता था, जो पाता था उसको दे भी देता था, पाता और दाता। कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। मानव पर्यावरण का विध्वंसक कौन माना जाता है, तो प्रौद्योगिकी मानव। अभी का जो मानव है, आधुनिक मानव, उसको प्रौद्योगिकी मानव भी कहा जाता है। ये पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है इसको। आगे देखिए, कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है। कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया, तो वो है पशुपालन ने। ठीक है, याद रख लीजिएगा, पशुपालन ने मानव को सामूहिक विधा प्रदान किया है ना। आगे देखिए, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है। पुराने जमाने में खेती कैसी होती थी, तो झूम कृषि के माध्यम से होती थी। विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरित कृषि कहाँ कहाँ पर प्रचलित है। देखिए विश्व और भारत में आज भी झूम कृषि होती है, तो कहाँ कहाँ पर होती है, तो दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वोत्तर एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में है ना। पूर्वोत्तर भारत बोलने का मतलब आपका हो जाएगा जो 7 सिस्टर हैं यहाँ पर। ठीक है, 7 सिस्टर में आप लोगों का आ जाएगा असम है ना, अरुणाचल प्रदेश, आपका मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सब क्या है, 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो 7 सिस्टर हैं ये आपके पूर्वोत्तर भारत में आते हैं। तो इन्हीं पे होता है अभी भी झूमिंग कृषि होती है या फिर स्थानांतरित कृषि होती है। आगे देखिए, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है। मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वो फ्रेडरिक रेटजल है ना, मानव भूगोल बोला गया है। ठीक है, मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजल, याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य क्षमता, तापमान तथा आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, फिर कितनी होती है, तो मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 60% आर्द्रता होनी चाहिए। ये उसकी एक क्राइटेरिया होती है। ठीक है, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम के लिए। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पे प्रारंभ हुई, तो इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। ठीक है, आगे देखिए, पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ। देखिए पर्यावरण का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ, तो औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। किससे हुआ, तो औद्योगिक क्रांति जब आई और इसका आर्थिक निश्चयवाद होने लगा तभी औद्योगिक क्रांति क्या कहना चाहिए, पर्यावरणीय समस्या का प्रादुर्भाव प्रारंभ हो गया। अपक्षय कैसी प्रक्रिया है, तो अपक्षय भूमिकीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, अपक्षय मतलब भूमि के संबंधित है, भूमि से संबंधित है। आगे देखिए 12 नंबर के प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक माना गया। देखिए हाइड्रोलॉजिकल दशक के नाम से कौन से दशक को माना गया, तो 1965 से 1974 को है ना, 1965 से ये जो 10 साल था इसको हाइड्रोलॉजिकल दशक कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, किसने किसी एग्जाम में रिपीटेड है। ओजोन स्तर के चरण का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ओजोन स्तर के चरण का पता सर्वप्रथम किन्होंने लगाया था, तो जोसेफ हरमैन ने 1985 में। ये कहाँ के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के। जोसेफ हरमैन जो हैं आपके इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने सर्वप्रथम 1985 में बताया कि ओजोन स्तर नाम का भी कोई एक स्तर है जो परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, आगे देखिए,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है प्रमुख इसका यौगिक है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड दूसरे नंबर का ये विध्वंसक है। भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? देखिए क्या बोल रहा है, भूमिगत जल के दोहन सर्वाधिक हुआ है ना, सर्वाधिक कहाँ पे हुआ? तो बुकलिन पे। और ये बुकलिन शहर सर्वाधिक क्या हो गया? क्षतिग्रस्त हुआ या फिर सर्वाधिक इससे प्रभावित हुआ। मेघ बीजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए मेघ बीजन में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के यौगिक का उपयोग किया जाता है। देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ना और आयोडीन के यौगिक का उपयोग किया जाता है किसमें? मेघ बीजन में, ठीक है। आगे देखिए, अपने स्थान पर शैलों तथा रिगोलिथ जिसको आवरण प्रस्तर भी कहा जाता है के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है अपक्षय कहा जाता है, ठीक है। अपक्षय कहाँ पर होता है? तो ये पृथ्वी पर होता है, धरती पर होता है और मिट्टी पर होता है। हिमालय के सहारे बजे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में बसे है ये बजे की जगह में भूमिवाह एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? मनुष्य की, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में स्थिति की दशा की विक्षुब्धता एवं ढाल विनाश, है ना। इसका जो प्रमुख उत्तर है इस तरह से हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? तो टेंस नदी को, है ना, टेंसी नदी को कहा जाता है नरक कहा जाता है अमेरिका का, टेंसी नदी। भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है? देखिए जो है ये टेनिस घाटी की है ना, टेंसी घाटी 1940 की है और यूएसए मतलब अमेरिका की उसी से प्रभावित है ये दामोदर घाटी। दामोदर नदी परियोजना कौन से राज्य पर है? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियां कौन सी है? देखिए विश्व का बोला गया है सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करती है कौन? तो ये है येलो जो है ना चीन में है और गंगा जो हमारे भारत में है, ठीक है। तो ये है उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। देखिए उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख मेरुदंड है कौन है? तो गंगा नदी है। गंगा के किनारे पे बसे हुए जितने शहर पे खेती बहुत मात्रा में होती है इसलिए इसको मेरुदंड कहा गया है, ठीक है। मिस्र किसकी देन है? तो मिस्र नील नदी की देन है। मिस्र किसकी देन है? मिस्र नील नदी की देन है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है। याद रख लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस नदी को बिहार का शोक की उपमा दी गई है? बिहार की शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा। और छत्तीसगढ़ में बस्तर की गंगा किसे कहा जाता है? बस्तर की गंगा, कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी? तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो है 1984 में हुआ था। ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को मिसाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुआ था। एक जो कंपनी है उसमें एक गैस का लीकेज होने लगा, क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना, जिसको MIC कहा जाता है। MIC गैस भी लिखा होगा तो इसका मतलब है मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। इसको रिसाव के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी? तो ये चेरनोबिल जो है घटना हुई थी आपका यूक्रेन के चेरनोबिल शहर में हुआ था। 22 अप्रैल 1986 को हुआ था। ये भी एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, ठीक है। आगे देखिए, 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है? देखिए 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है? इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा इस बार आपका व्यापम। यह USA के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है जो 28 मार्च 1979 को पेंसिल्वेनिया में हुआ था, है ना। 3 माइल परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी। देखिए 3 माइल जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन एक केंद्र था, ठीक है, एक कंपनी है वहीं पे हुआ था। ये कहाँ के? USA अमेरिका के, ठीक है। आगे देखिए, धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? देखिए क्या बोला है, धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो ब्रंटलैंड थे 1987 में, है ना।
आगे देखिए, स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन आपका आयोजित किया गया था जोहान्सबर्ग में 2002 को। ये जोहान्सबर्ग कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका पर है। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, स्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? देखिए, स्थायी विकास शब्द का जो प्रयोग किया गया था, उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो IUCN। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस है ना, ने विश्व की संरक्षण एवं रणनीति की रिपोर्ट में किया था। स्थायी विकास शब्द का उपयोग IUCN ने किया था। IUCN पर्यावरण से संबंधित एक आपकी संस्था है ना। आगे देखते हैं, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संख्या किस सम्मेलन को प्रदान की गई? देखिए, द्वितीय सम्मेलन की संख्या किस सम्मेलन को प्रदान की गई? तो ये जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 को प्रदान की गई। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था बोलेगा तो ये जोहान्सबर्ग में हुआ था 2002 में। धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए, धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य, कृषि, जैव विविधता। ये 5 मुख्य इसके क्या होते हैं? क्षेत्र होते हैं धारणीय विकास के। आगे देखिए, विकास में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? देखिए, तो कौन सा है? तो क्रमशः इस तरह से है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा होता है। ठीक है, सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा, फिर पवन ऊर्जा, फिर जल विद्युत ऊर्जा होता है। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो ये प्राकृतिक संसाधन किसका है? प्राकृतिक संसाधन का है। PDF आप प्राप्त कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, वहां पे मिल जाएगा आप लोगों को, टेलीग्राम से अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। आगे देखते हैं 36 नंबर के प्रश्न, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1982, याद रख लीजिएगा 1982 में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था जिसको NEERI है ना, नीरी कहा जाता है, कहां पर स्थित है? तो ये नीरी आपके नागपुर में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था। ठीक है, आगे देखते हैं, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जिसको EPA कहा जाता है ना, EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है ना, इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन या फिर छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो EPA को, EPA पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं 39 नंबर के प्रश्न पे, भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई? देखिए, भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा की प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 1987 में की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट याद रख लीजिएगा। रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 कब और कहां आयोजित किया गया था? तो रियो ये सब पृथ्वी सम्मेलन जो किया गया था 1997 में किया गया था। कहां पे? तो न्यूयॉर्क में किया गया था, आपके 23 से 27 जून को किया गया था। ठीक है, शांत घाटी अवस्थित है। शांत घाटी कहां पर है? तो शांत घाटी केरल में है। ठीक है, शांत वैली कहां पर है? केरल में है। आगे देखिए, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, रामसर सम्मेलन जो 2 फरवरी 1971 किस संरक्षण से संबंधित था? रामसर परियोजना जो चलता है किससे संबंधित था? तो वे वनों से संबंधित था। ठीक है, आगे देखिए, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो ये है आपके गुजरात में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके टेट के बाद शिक्षक भर्ती से संबंधित धमाकेदार प्रस्तुति के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।